हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ की वेरियस टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो जिस भी तरीके से लोन दिए जाते हैं बैंकों में, उन सारी लोन फैसिलिटीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेनली हम कैश क्रेडिट लोन, जैसे सीसी लोन भी कहते हैं, उसे देखेंगे। ओवरड्राफ्ट लोन, जैसे ओडी लोन कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। डिमांड लोन को डिस्कस करेंगे। और बिल फाइनेंस, जिसमें हम बिल परचेज और बिल डिस्काउंट, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और बिल डिस्काउंटिंग मेनली फाइनेंस किया जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक से जब आप उधार लेके पैसे इकट्ठा कर रहे हो और उससे बिजनेस कर रहे हो, तो बैंक क्रेडिट क्या हो गया? बैंक क्रेडिट शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक सोर्स है। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो उससे। इसमें क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब आपने सुना होगा ओडी अकाउंट, है ना। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, ये करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए ओपन है। सिर्फ मैं ओडी नहीं कहूँगी, जितने भी लोन होते हैं वो लोन करंट अकाउंट से ही ओपन होते हैं। सेविंग अकाउंट से तो क्या ओपन होता है? सेविंग अकाउंट तो आपकी सेविंग्स के लिए है ना। तो दूसरा क्या अकाउंट बचा? करंट अकाउंट बचा। तो करंट अकाउंट, जितने भी लोन खुलते हैं वो किस अकाउंट में खुलते हैं? करंट अकाउंट में। तो अगर ओडी है, ओवरड्रॉन है, तो किस अकाउंट से खुलेगा? करंट अकाउंट होल्डर का खुलता है। तो करंट अकाउंट में आपके जितने पैसे होता तो ठीक है। जब आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए था और आपको 4 लाख चाहिए, 4 क्यों, 5 लाख मान लीजिए, हम कहते हैं आपको 5 लाख चाहिए, आपको 3 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। तो जब आपका बैंक आपको परमिशन दे देता है कि आपके अकाउंट में 2 लाख है और आपको 5 लाख चाहिए, तो जाइए 3 लाख मैंने आपको ऑफर किया, आप ले जाइए। जिस पार्टी को चेक काट के पेमेंट करना था, आप 5 लाख का पेमेंट कर दीजिए, 3 लाख हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, आपका चेक बाउंस नहीं होगा। दैट इज ओवरड्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे लेंगे? हम क्या 5 लाख पे लेंगे? नहीं, हम लेंगे कितना? जितना एक्सेस विदड्रॉ हुआ है। एक्सेस कितना विदड्रॉ हुआ? 2 लाख तो अकाउंट में थे ही थे। 3 लाख एक्सेस विदड्रॉ हुआ, 3 लाख हमने आपको एक्स्ट्रा दिया। तो विदड्रॉल जितना विदड्रॉ होगा उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो 3 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो और कैश क्रेडिट इसी तरह दूसरा बैंक क्रेडिट का एक अच्छा है जो बिजनेस में लिया जाता है, सीसी लोन। तो कैश क्रेडिट क्या होता है? ये भी आपका एक तरीके से करंट अकाउंट पे भी लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो लिमिट्स होती है वो कौन फिक्स कर देता है? बैंक फिक्स कर देती है कि आपकी सीसी लिमिट इतनी है, आप इतना ओवरड्रॉन कर, इतना आप विदड्रॉ कर सकती हैं, लिमिट इतनी है, विदड्रॉल लिमिट इतनी है आपकी, विदड्रॉ इतना कर सकती हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना, लोन लेते तो सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है। तो जो सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है वो कौन क्या चीज़ें होती हैं? वो स्टॉक होती है, हाइपोथिकेशन होती है। हाइपोथिकेशन मतलब एजम्पशन होती है। हम अब कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी बिजनेस के लिए लोन ले रही है, और कौन सा लोन ले रही है? सीसी लोन ही इसलिए है कि बिजनेसमैन लेते हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक उसे लेने नहीं जाती है। अब करंट अकाउंट पे ये लोन हो गया, अब आपको बिजनेस चलाने के लिए लोन लेना था, तो अब हमने क्या कहा कि लोन के लिए आप क्या रखेंगे? सिक्योरिटी। तो आप घर प्रॉपर्टी के पेपर थोड़ी रख रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस रन कराने के लिए लोन ले रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई मेरे पास इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे इतने डेटर हैं, तो इनके बेसिस पे आप हमको लोन दे दीजिए। तो वो अब आपके जितने भी गुड्स स्टॉक में रखें, क्लोजिंग स्टॉक आपका है, मैं उठा के अपने बैंक में तो सिक्योरिटी के फॉर्म में रख नहीं लूँगी। प्रॉपर्टी के पेपर होते तो पेपर तो रखा जाता, लेकिन क्या आपके गोदाम में जितना भी गुड्स क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में है और आप उसके अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, तो क्या मैं उस सारे गुड्स को उठा के अपने बैंक में रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट जनरेट करवाते हैं। तो बैंक, वो जो पर्सन है जो लोन लिया है, वो अपना स्टॉक स्टेटमेंट बनाता है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इतने की वैल्यू के हैं, हमारे डेटर इतने के हैं जो हमको अभी फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, और हमारे पर लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर इतने के हैं, टोटल हमारी वैल्यू इतने की आती है और हमने आपसे लोन मांगा है इतने का। वो वही स्टॉक स्टेटमेंट जो है बैंक को दे दिया जाता है। उसी बेसिस पे बैंक आपको लोन या आपकी लिमिट फिक्स करती है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक तो बार बार चेंज होगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक बार बार चेंज होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है स्टॉक स्टेटमेंट भी चेंज होंगे। तो दैट्स वाई जो लोन होता है उसमें स्टॉक स्टेटमेंट मंथली या क्वार्टरली सबमिट करना होता है, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जिस तरह का लोन प्रोफाइल हो आपका, ठीक है। तो दैट इज सीसी लोन। तो यहाँ पे इसी तरीके से हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, हम मान लिए हैं कि आपका स्टॉक मेरे यहाँ पे मेरी बैंक में एज अ सिक्योरिटी है। माने क्यों है? क्योंकि हमने उठा के रख नहीं लिया घर पे, हाइपोथिकेशन है, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रॉमिस, आपकी जो भी प्रॉमिसरी नोट्स है वो भी यहाँ पे हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे लगते हैं? आपका जितना विड्रॉ वाला अमाउंट है, आपने जितने का लोन विड्रॉ, हमने लिमिट सैंक्शन की आपकी 50 लाख की, लेकिन आपने अभी तक विड्रॉ किया है सिर्फ 20 लाख, तो लोन का इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 50 लाख पे नहीं, 20 लाख पे लिखेगा। लेकिन अगर यही हाउसिंग लोन होता, आपने घर बनाने के लिए लोन लिया होता और आपने लोन लिया 50 लाख का, तो आपका फंड तो रिलीज होता जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन होता, लेकिन आपकी जो ईएमआई बनती वो 50 लाख के लोन पे इंटरेस्ट को ऐड ऑन करके ईएमआई बनती, मतलब पूरे सैंक्शन अमाउंट पे। तो ये डिफरेंस होता है आपके सीसी लोन में एक नॉर्मल लोन में।
सो अब हम बात करेंगे डिमांड लोन की। तो डिमांड लोन क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, लोन जो कि डिमांड पे है। ठीक, इट मीन्स क्या कि ये लोन का वो टाइप होता है जो कि रिपे किया जाता है बोरोवर्स के थ्रू ऑन लेंडर्स डिमांड। मतलब जब भी बैंक डिमांड करती है कि उस लोन को रिपे किया जाए तभी वो लोन रिपे कर दिया जाएगा। मतलब रीपेमेंट कैसा है, ऑन डिमांड है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डिमांड लोन। सो बेसिकली डिमांड लोन जो है वो किस लिए सैंक्शन होता है, वो बेसिकली सैंक्शन होता है वर्किंग कैपिटल की जो फाइनेंशियल नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए। अब वर्किंग कैपिटल की फाइनेंशियल नीड का क्या मतलब हुआ, जैसे स्मॉल इक्विपमेंट्स परचेज करना है, रॉ मटेरियल करना है, या कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है उसको रीपे करना है, सैलरी है, वेजेस है, कोई भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है उसको रीपे करना है, तो उन सब के लिए जो हम लोन सैंक्शन कराते हैं दैट इज़ योर डिमांड लोन। सो बेसिकली डिमांड लोन में क्या होगा, वो पेबल होगा ऑन द डिमांड ऑफ द बैंक। ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, और ये जो शॉर्ट टर्म होता है, जो टेन्योर की हम बात करते हैं, तो जो मिनिमम टेन्योर होता है वो 7 डेज़ का होता है। मतलब कम से कम आप डिमांड लोन 7 दिन तक के लिए ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो लोन सैंक्शन किया जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि डिमांड लोन बिना किसी सिक्योरिटी के इशू किया जाएगा। यहाँ पे लोन बैंक या फाइनेंशियल आपको सैंक्शन करेंगी, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो जनरल टेंजिबल नेचर की होती हैं, तो गुड्स, स्टॉक, शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग या कोई और भी एसेट्स आप एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ बॉर्वर सबमिट कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, और उसके अगेंस्ट डिमांड लोन को लिया जाता है। सो इसीलिए इस लोन को क्या कहा जाता है, डिमांड लोन को बेसिकली सिक्योर्ड लोन कहा जाता है ना। ये क्योंकि यहाँ पे जो है जो बॉर्वर होता है वो कोलेट्रल सबमिट करता है, कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ यहाँ पे होती हैं। तो डिमांड लोन कोलेट्रल फ्री लोन नहीं है, कोलेट्रल है यहाँ पे, है ना। सिक्योरिटीज़ यहाँ पे डिपॉजिट की जाती है, सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं जिनके अगेंस्ट लोन मिलता है। तो ये जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, मतलब डिमांड लोन क्या होता है ये तो हम जान रहे हैं, पर जब फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें ये बेसिक और मेन फीचर कहा जाता है डिमांड लोन का, क्या कि कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ होती हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो कैसा होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। जबकि वहीं जब हम टर्म लोन की बात करते हैं तो टर्म लोन में क्या होता है, फिक्स्ड या फ्लोटिंग कोई भी इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन डिमांड लोन में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है लेंडर के थ्रू या बैंक के थ्रू, दैट इज योर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। क्लियर है। देखिए टर्म लोन में टर्म स्पेसिफिक है, यहाँ पे जो टेन्योर है वो स्पेसिफिक होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 15 साल 20 साल, है ना। इस तरह से इनका टाइम पीरियड होता है, किसका, टर्म लोन का। लेकिन जो डिमांड लोन होता है ये लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए नहीं होती है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये लोन होती हैं, डिमांड लोन होते हैं। ठीक, तो इंटरेस्ट रेट भी कैसा होता है, फ्लोटिंग होता है। इसके अलावा इसका एक फीचर क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ना, वो किस पे चार्ज किया जाएगा, पूरे लोन अमाउंट पे नहीं, जितना बॉर्वर ने यूज़ किया है सिर्फ उस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा। मतलब अगर आपने 6 लाख का लोन लिया है डिमांड लोन, और 6 लाख के लोन में जो अभी लिमिट आपने अवेल करी है, सिर्फ 4 लाख का पैसा आपने विड्रॉ करके यूज़ किया है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 4 लाख पे किया जाएगा, 4 लाख पे किया जाएगा, ना कि 6 लाख पे। आपके लोन अमाउंट पे नहीं चार्ज किया जाएगा। सेम जैसे हमारा सीसी लोन में होता है, ओडी लोन में होता है, जितना आप विड्रॉ करते हैं, जितना आपने यूज़ किया है, सिर्फ उतने पे ही आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो ये भी सेम है, क्योंकि ये भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए लोन होता है। ठीक, यहाँ जो लोन अमाउंट होता है या जो टेन्योर होता है वो कैसे फिक्स होता है, वो लेंडर्स मतलब जो आपकी बैंक्स है और जो आपके बोरोवर्स हैं उनसे कंसल्ट करके फिक्स किया जाता है। जैसे डिमांड लोन का एक अच्छा एग्जांपल होता है हमारा कार लोन, राइट। तो अगर हम कार लोन की बात करें तो कार लोन में क्या चीज़ आती है, कार लोन में हम देखते हैं कि वो 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। जो ये कार लोन का टाइम पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है, जो अमाउंट होता है, वो कैसे फिक्स्ड होता है, वो बैंक से और जो बॉर्वर हो ये दोनों कंसल्ट करके फिक्स करते हैं कि भाई 1 साल का कर दीजिए, 2 साल का कर दीजिए, इस तरह से। वहीं जब आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं ना तो मिनिमम 5 ईयर्स का होता है, 5 साल तक का आपको हाउसिंग लोन लेना है, आप 1 साल का हाउसिंग लोन लेने नहीं जा सकते हैं, मिनिमम 5 ईयर्स का होता है। तो वहाँ टेन्योर कहीं ना कहीं फिक्स होती है, पर यहाँ पे जो टेन्योर है लोन का वो कंसल्ट करके फिक्स की जाती है ना। हम 6 महीने का भी कार लोन ले सकते हैं, तो वहाँ पे ये क्या जो टेन्योर है वो फिक्स की जाती है। तो इसीलिए डिमांड लोन में क्या होता है कि लेंडर और बॉर्वर कंसल्ट करके जो लोन का अमाउंट है या जो जितने टाइम पीरियड के लिए लोन लेना है ये सब फिक्स करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया इसका फीचर कि जो टर्म लोन होता है, मतलब जो लोन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये किस बात पर डिपेंड करेंगे, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है ना। तो जैसे क्रिसिल वगैरह के थ्रू क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, सिबिल स्कोर जैसे हम कहते हैं, है ना। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं क्रिसिल वगैरह ना, वैसे ही हमारी जो क्रेडिट वर्दिनेस है, जो बोरोवर्स होते हैं, जो लोन ले रहे होते हैं, उनके भी क्रेडिट वर्दिनेस के स्कोर आते हैं, जिसको कहते हैं सिबिल स्कोर, है ना। तो वो कैसा है, आपका सिबिल स्कोर कैसा है, आप कितना अच्छा लोन लेते हैं तो लोन को रिपे करते हैं, और टाइमली कितना लोन रिपे कर दिए हैं, पेमेंट कितना अच्छा करते हैं, उसके हिसाब से उसका सिबिल स्कोर रेडी हो जाता है। अगर एक पर्सन लोन लेता ही नहीं है तो उसका सिबिल स्कोर अच्छा है, नहीं, उसका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करके आप उसको यूज़ करके अच्छे टाइम पे पेमेंट करते रहिए, जिससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहे। सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपको लोन का इंटरेस्ट रेट भी कई बार मिनिमम हो जाता है, क्योंकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। तो टर्म्स एंड कंडीशन किस पर डिपेंड करेंगी, आप उस जो बॉरोवर है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस पे, उसकी क्रेडिट रेटिंग पे, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं, राइट। इसके अलावा इस डिमांड लोन का क्या फीचर है कि यहाँ पे अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हैं या फोरक्लोजर करना चाहते हैं, मतलब आप जो टाइम पीरियड आपने फिक्स किया, आपने सोचा 6 महीना, 7 महीना या साल भर का जो भी सोचा, अगर आप उसके पहले ही इसको ख़त्म करना चाहते, पे करना चाहते, तो उस पर कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं की जाती है। जबकि टर्म लोन की अगर बात की जाए तो टर्म लोन में एक लॉक इन पीरियड होता है, अगर उससे पहले आपने पेमेंट करना प्री पेमेंट करना चाहो तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मतलब पेनाल्टी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो फोरक्लोजर का ऑप्शन डिमांड लोन में रहता है, राइट। यहाँ पे ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। जबकि टर्म लोन में प्री पेमेंट या फोरक्लोजर के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिमांड लोन हो गया, क्लियर है। तो डिमांड लोन डिमांड पे होता है। यहाँ पे जो ईएमआईज वगैरह ऐसे फिक्स करने की बात नहीं होती है कि ईएमआई पे आपका जो है वो पूरी इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी गई, इंस्टॉलमेंट एकदम फिक्स रहती है। ये सब आपका किससे कंसल्ट करके हो जाती है चीज़ें, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, बिल डिस्काउंटिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, तो अगर हम बिल डिस्काउंटिंग के टर्म्स की बात करें तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, उसको सेल करते हैं, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को सेल करते हैं। किसको सेल करेंगे, टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब एनबीएफसीज वगैरह। तो किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम बिल ऑफ एक्सचेंज को जब सेल करते हैं, और कब करते हैं, बिफोर इट्स मैच्योरिटी, जितने टाइम पीरियड का वो बिल ऑफ एक्सचेंज था उससे पहले ही, मैच्योरिटी से पहले ही जब हम उसे किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेल कर देते हैं। और किस प्राइस पे सेल करेंगे, प्राइस जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस से कम हो, तो उसे ही हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। मतलब क्या हुआ, बिल एक्सचेंज को जब हम उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले ही किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उसकी एक्चुअल प्राइस से कम की प्राइस में सेल कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। अब एक बात समझिएगा, बिल डिस्काउंटिंग कैसे होगा या इसका प्रोसेस क्या होगा वो अभी हम समझ लेते हैं, पर इसके लिए आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये पता होना चाहिए, राइट। और बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है जहाँ पे उसके फीचर्स, पार्टीज़ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से उसकी डेफिनेशन सब हमने डिस्कस कर रखी है। पर एक जनरल सेंस में आप अभी यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को समझ लीजिए। देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि सेलर और बायर होते हैं। तो जब आप कोई गुड्स परचेज़ करते हैं अपने सेलर से, तो ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत ही कैश पेमेंट कर दें, आप उधार काम करते हैं ना, क्रेडिट पे काम होता है। तो ऐसे सिचुएशन पे जो आपका सेलर है वो कैसे भरोसा कर ले कि आप इसको 1 महीना या 2 महीने जो भी आप क्रेडिट पीरियड मांग रहे हैं, कितने महीने बाद हम आपका पैसा दे देंगे, उतने टाइम पीरियड के बाद आप पेमेंट कर ही देंगे, उसको भरोसा कैसे होगा। तो इसके लिए रूल क्या बनाया गया कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया जाता है, एक बिल लिखा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल को एक्सचेंज किया जाना है तो एक बिल लिखा जाता है, ठीक। अब कौन लिखेगा, जिसको ट्रस्ट नहीं है, मतलब कौन, सेलर सामान तो आपको तुरंत दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, लेकिन पैसा उसको काफ़ी टाइम बाद मिलना है। तो उसने क्या किया, सेलर ने क्या किया, एक बिल लिखा। उस बिल पे वो क्या लिख देता है कि भाई आप जो है हमसे ये जो गुड्स लिए हैं, उन गुड्स का पेमेंट आप हमें इतने महीने बाद या इतने दिन के बाद आप इस ड्यू डेट को पेमेंट कर देंगे,
ठीक, आप ऐसा लिख के पेपर में लिख देते हैं। कौन लिखेगा? सेलर लिख देगा। अब सेलर ने लिख तो दिया कि मिस्टर एक्स जो है हमको इतना पेमेंट इस डेट को करेंगे और अगेंस्ट ऑफ दैट गुड्स जो उन्होंने भी डिलीवर किया है। लेकिन एक बात बताइए, अगर इस पे जो आपका बायर है उसकी सिग्नेचर नहीं होगी तो क्या ये माना जाएगा कि ये बिल सही है? क्या ये वैलिड होगा? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलर जब ये बिल को लिखता है ना, तो किसने लिखा? सेलर। तो वो क्या बन गया? ड्रॉवर बन गया। ड्रॉ किया उसने, ड्रॉवर बन गया। तो सेलर क्या करेगा, उस बिल को उठा के लिखने के बाद किसको दिखाएगा? बायर को, कि देखिए सही है ना, आप इतने दिन के बाद पेमेंट कर देंगे इतना अमाउंट हमारा। तो जब वो कहेंगे हाँ, तो उनको उस पर साइन करनी पड़ती है। किस पे? उस बिल पे। किसको? बायर को साइन करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, कि उन्होंने, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो बिल्कुल सही है, मैं 90 दिन के बाद या 60 दिन के बाद या 30 दिन के बाद ये पैसे का पेमेंट कर दूंगा। राइट, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, बिल को अपना साइन करके एक्सेप्ट करके क्या वो बिल अपने पास रख लेंगे? तब तो फिर गलत हो गया। फिर सेलर के पास ऑप्शन ही क्या बचा? वो सेलर क्या दिखाएगा? कल को तुमने पेमेंट नहीं किया तो उसके पास कुछ होना चाहिए प्रूफ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वापस उस बिल को किसको दे देंगे? ड्रॉवर को, मतलब सेलर को वो बिल वापस कर देंगे। कौन? बायर। बायर साइन करने के बाद वो बिल वापस कर देगा सेलर को। अब सेलर के पास वो बिल आ गया, करेक्ट, बिल आ गया। अब बिल में लिखा था, मान लीजिए हम कहते हैं कि 60 दिन के बाद, 60 डेज़ के बाद पेमेंट करने की बात हुई, मतलब 2 महीने के बाद पेमेंट आएगा। अब ये बिल बायर के पास रखा है, पैसा तो नहीं है लेकिन एक प्रूफ है कि 60 डेज़ के बाद इसको पैसे मिल जाएंगे। किसको? सेलर को पैसे मिल जाएंगे। सेलर के पास ये बिल रखा है, किसका? बायर का बिल रखा है। वो 60 डेज़ के बाद बायर पेमेंट कर देगा, उसको कंफर्म है, ये प्रूफ इसके पास है। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड से पहले उसको पैसा चाहिए हो तो वो क्या करेगा? यही वो काम है जो अभी आप बिल डिस्काउंटिंग में पढ़ रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में ये जो सेलर है अपना ये बिल उठा के, यही बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज उठा के कहाँ पहुँचेगा? किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, उसको सेल कर देगा। मैच्योरिटी डेट क्या थी? 60 दिन के बाद पेमेंट आना था, तो 60 दिन के बाद पेमेंट तो खुद ही मिल जाता सेलर को। तो इसका मतलब उससे पहले ही उसको पैसे की ज़रूरत है, इसलिए तो बैंक के पास गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि बिफोर इट्स मैच्योरिटी, और वो इसको क्या करेगा? सेल कर देगा प्राइस पे, जो कि एक्चुअल प्राइस है उससे कम, क्योंकि बैंक क्यों ले लेगा? 60 दिन बाद पैसा आएगा तो बैंक अगर आपको पहले ही पैसा दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो काटेगा कमीशन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक्चुअल प्राइस से कम के प्राइस पे। यही प्रोसेस बिल डिस्काउंटिंग कहलाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? आपको क्लियर हो गया। ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में होता है ये चीज़ें, जो गुड्स क्रेडिट पे सेल और परचेज की जाती है उसके अगेंस्ट बिल लिखा जाता है, जिसको ड्रॉवी एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को वापस कर देता है, और ड्रॉवर उसी बिल को डिस्काउंट कराता है। किससे? बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब हम बात करते हैं इसके स्टेप्स की, राइट, कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बिल को डिस्काउंटिंग कराने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जो सेलर होता है और जो बायर होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि उन्होंने गुड्स या सर्विसेज को सेल की है। फिर सेलर क्या करता है? उसके ऊपर एक बिल लिख के देता है, किसको? बायर को, कि उन्होंने आपको गुड्स सोल्ड किया है। बायर क्या करेगा? उस बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि हाँ भाई हमने आपसे गुड्स खरीदा है और हमको इतनी पेमेंट ड्यू है, हम इतनी पेमेंट आपको करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? सेलर को वो वापस कर देता है। अब सेलर क्या करता है? अपना वो जो बिल है वो ले जाके किसके पास पहुँचता है? क्योंकि 60 डेज़ या 90 डेज़ के बाद पेमेंट आने वाली है, उसको उसके पहले पैसे चाहिए, तो वो बिल लेके कहाँ पहुँच जाता है? अपने बैंक के पास, जो भी उसकी पार्टनर बैंक है या जो उसकी लेंडर बैंक है, जो उसको उधार देती है, जो बैंक है उसके पास पहुँच जाएगा और बिल को क्या करेगा? डिस्काउंट कराएगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा? वो एश्योर करता है कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जो बायर हमारा है वो उसकी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी है, वो ऑथेंटिकेट है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी है, आप एश्योर कर सकते हैं, और इसीलिए आप जो है फ़ंड दे दीजिए, क्योंकि बाद में जो बायर है वो फ़ंड को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो फिर क्या करती है बैंक? क्या करेगी? बैंक रेडी हो जाती है और बैंक सेलर को कैसा करती है? पैसा दे देती है। ठीक, जितने का भी बिल है उसके हिसाब से वो पैसा किसको दे देगी? सेलर को। लेकिन पूरा पैसा देगी क्या? नहीं, पूरा पैसा नहीं देगी। वो कुछ मार्जिन या कुछ फीस या कुछ डिस्काउंट रख के, जैसे अगर 6 लाख का बिल था तो 6 लाख में 6 लाख का अमाउंट नहीं देगी, वो 6 लाख में आपको 5,40,000 दे सकती है। मतलब 60,000 का उन्होंने क्या कट कर लिया? डिस्काउंट कट कर लिया, सिर्फ 5,40,000 आपको कैश रिलीज़ कर देगी। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ मार्जिन रख के वो आपको पैसा दे देगी, तो डिस्काउंट हो गया, है ना। आपको कुछ पैसा रखने के बाद वो रिमेनिंग अमाउंट आपको हैंड ओवर कर दी। और जब मैच्योरिटी डेट आती है बिल की, 60 दिन पूरे होते हैं, तो क्या होता है? आपका जो सेलर बैंक थी, मतलब जिसको सेलर ने जिस बैंक को अपना ये बिल दे रखा था,
है ना, वो क्या करती है, वो बैंक उस बिल को प्रेजेंट कर देती है बायर के पास और बायर उसका पेमेंट कर देता है। किसको? बैंक को पेमेंट कर देता है, क्योंकि बिल जिसके पास है पेमेंट उसी को रिसीव होगी। तो बायर बैंक को वो बिल का पेमेंट कर देता है कि मेरी ड्यूटी डिस्चार्ज हो गई, मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गई। ठीक है। इन केस अगर बायर डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर बैंक ने किसको पैसा दिया था? सेलर को। तो बैंक किससे पैसा वसूलेगी? सेलर से वसूल लेती है। ठीक है, विथ इंटरेस्ट एंड चार्जेस। तो इसे ही कहते हैं हम बिल डिस्काउंटिंग। और जब बात करते हैं बिल परचेजिंग की, तो बिल परचेजिंग में जो यूजेंस बिल होता है, टाइम बिल, तो वो बेसिकली यूज़ किया जाता है। बिल परचेज में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या देखा आपने कि 60 दिन के बाद बिल को प्रेजेंट किया गया और तब उसका पेमेंट बैंक को मिला था, मतलब मैच्योरिटी डेट के बाद, मैच्योरिटी डेट से पहले नहीं। पर ये वाला बिल होता है, यूजेंस बिल होता है, उसमें क्या होता है कि बिल दिखाया कि तुरंत पेमेंट मिल गया। तो इस तरह के बिल को जब सेलर डिस्काउंट कराता है बैंक से तो उसको हम कहते हैं बिल परचेजिंग। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो सेलर है वो बिल लेके बैंक के पास पहुँचेगा, बैंक ने देखा पेमेंट सेलर को कर दिया, डिस्काउंट काट के पेमेंट कर दिया सेलर को, और फिर वो जो बिल है उसको इमिडिएटली लेके बैंक के बायर के पास पहुंचेगा और उसका पेमेंट रिसीव कर लेगा। मतलब कोई ड्यू डेट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत के तुरंत वो पेमेंट बायर से रिसीव कर लेता है। तो इस केस में क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बिल परचेजिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या है, रिस्क बहुत कम है। किसके लिए? बैंक के लिए, क्योंकि उसको कोई टाइम पीरियड तक वेट नहीं करना है, तुरंत तुरंत दिखा के पैसा ले लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिस्काउंट कट किया जाता है ना, वो भी कम होता है ना। बैंक जो डिस्काउंट कट करके किसको, सेलर को पैसा देती है, वो कम होता है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की कि बिल ऑफ डिस्काउंटिंग के बेनिफिट्स क्या है। तो पहली बात तो क्या है कि सेलर के लिए इमीडिएट फंड अवेलेबल हो जाता है। भले ही बायर बहुत दिन बाद पेमेंट करने वाली, लेकिन उसको पैसा तुरंत मिल जाएगा। किसकी वजह से? बिल डिस्काउंटिंग की वजह से। जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें ये हेल्प करता है। उसको किसी को सैलरी देनी, किसी को वेजेस देनी थी, पर बायर ने पैसा ही नहीं दिया, तो वो डिस्काउंट करा के वो काम कंप्लीट करा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लेंडर्स अवेलेबल है, बहुत सारी बैंक्स अवेलेबल है। तो जो आपको कम मार्जिन ले रहा है, कम फीस कट करके आपको पैसे दे रहा है, सेलर उसके पास जा सकता है। तो ईजिली फंड आपको अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे कम चार्जेस में। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि बहुत इजी बिल डिस्काउंट प्रोसेस है, बहुत प्रॉम्प्ट, बहुत हैसल फ्री आपको फंड का डिस्पर्सल हो जाएगा। सेलर को बहुत ज़्यादा उसको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाया नहीं कि पेमेंट आपकी क्लियर है। और जो इंटरेस्ट या फीस चार्ज की जाती है बैंक के थ्रू, वो सिर्फ उस पर होती है जितना आपने लिया है अमाउंट, है ना। सेलर ने बिल का जितना अमाउंट रिसीव किया होगा उसके हिसाब से डिस्काउंट वगैरह चार्ज किया जाता है, ना कि पूरे ट्रेडिशनल लोन जैसे पहले के लोन होते थे उस तरह से नहीं कि जितना आपने लोन लिया सब पे आप पेमेंट करिए, सबके इंटरेस्ट लगेंगे आपको। टर्म लोन वगैरह में जैसा होता है वैसा नहीं रहता है। तो इसे हम कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।